हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं EMI यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसके 100 MCQ की सीरीज़ को। यानी तो हमारा जो विद्युत चुम्बकीय यानी प्रेरण होता है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाली एग्जाम की दृष्टि से भी यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे अपन इसी वीडियो के अंदर। यानी दोस्तों आपको अपनी जो आने वाली एग्जाम है उसके अंदर 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से यानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित यानी क्वेश्चन बिल्कुल यानी 100% आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या बताना है कि जो लेंस का नियम होता है वह हमें क्या देता है, यानी लेंस का नियम देता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण या प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा दोनों को या प्रेरित धारा का परिमाण। यानी दोस्तों हमारा जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है उसके अंदर जो हमारा लेंस का नियम होता है ये हमें बताना है कि किस यानी राशि को यानी किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो याद रखना जो लेंस का नियम होता है उसके द्वारा तो केवल हमारी जो प्रेरित यानी धारा होती है उसकी दिशा या जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। और दोस्तों इसका जो परिमाण ज्ञात करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है यानी फेराडे के नियम। फेराडे के नियम ने एक का यानी फॉर्मूला ले दिया था -N/dt। तो इस फॉर्मूले के द्वारा दोस्तों इसका जो परिमाण होता है जो इसका मान होता है वो आंखिक मान ज्ञात किया जाता है और इसकी जो डायरेक्शन ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है लेंस के नियम से। तो याद रखना जो लेंस का नियम होता है वह केवल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो हमारी प्रेरित धारा होती है उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में सदिश क्षेत्रफल ए से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। हमें क्या बताना है कि हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर कोई यानी सदिश क्षेत्रफल हमारा ए है उससे संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला हमें बताना है कितना होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो हमारी एक अदिश राशि होती है और हम सभी जानते हैं कि जब यानी दो सदिश राशि हैं उनसे यदि हमें अदिश राशि ज्ञात करनी हो तो उसका डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक यानी सदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ से इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा फाई इज इक्वल टू होता है वो हमारा बी ए कोस थीटा होता है, यानी जहाँ पर कोस थीटा होता है वहाँ पर इसका डॉट मल्टीप्लाई होता है और जहाँ पर साइन थीटा होता है वहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी डॉट ए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि किसी कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है। यानी दोस्तों हमारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसके अंदर जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका सूत्र बताना है क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों ये जो फॉर्मूला दिया था हमारा जो फेराडे वैज्ञानिक यानी फेराडे का नियम है उसके अनुसार यानी ज्ञात किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला है ये भी आप याद कर लेना जो ई इक्वल टू होता है वो -N/d∅/dt होता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो फाई इज इक्वल टू होता है वो हमारा बी डॉट ए या ए डॉट बी होता है। तो फाई की जगह अपन यानी ए डॉट बी रखेंगे तो इसका जो हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यहाँ पर एन का मान एक रखा गया है यानी जो फेरों की संख्या है वो में एक रखी गई है। तो यदि फेरों की संख्या एक हो जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार यानी दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जो ईएमआई होता है उसका जो फेराडे का नियम होता है उसके अनुसार आपको बताना है कि इन चार कथनों में से यानी कौन सा कथन सत्य है, यानी उसके यानी इसके अनुसार कौन सा कथन हमारा राइट है। तो पहले कथन को यदि अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर में क्या दिया हुआ है कि प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करे जिससे वह उत्पन्न हुआ है। यानी पहला हमें क्या दे रहा है कि जो फेराडे का नियम है उसके अनुसार आपको बताने कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। और पहले कथन में हमें क्या दिया हुआ है कि दोस्तों हमारा जो प्रेरित यानी विद्युत यानी प्रवाह होती है यानी जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इस प्रकार से होती है कि वह उसी कारण का यानी विरोध करती है जिसके कारण उसे उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों ये जो नियम है यानी जो ये हमारा थ्योरी है ये याद रखना ये हमारे लेंस के नियम की थ्योरी है यानी यह विद्युत प्रवाह की दिशा को ज्ञात करने के लिए काम में आती है। तो ये जो हमारा कथन है वो हमारा लेंस का नियम है। तो ये हमारा यानी पहले वाला कथन हो जाएगा गलत है। दूसरे वाले कथन में क्या दिया हुआ है कि
कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके साथ संगलत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के मूल्य के बराबर होता है। इसके अंदर हमें क्या दिया कि जो हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जो ईएमएफ होता है, वह उससे जो हमारा संगलित जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, यानी जो फाई होता है, उसमें परिवर्तन की दर के बराबर मूल्य के बराबर होता है। यानी उसके परिवर्तन की दर होती है, यानी डी फाई अपॉन में डी टी उसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यानी जो फेराडे का नियम है वो हमें, यानी जो ईएमएफ होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, उसको यानी ज्ञात उसके मान को या इसका जो परिमाण को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, उसका यानी उसके द्वारा फॉर्मूला दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बल्कि सी वाले ऑप्शन में क्या दिया हो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो यह नियम ही हमारा लेंस के नियम का कथन है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पर। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है। दोस्तों हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो मैग्नेटिक यानी फ्लक्स होता है, उसकी विमा जो डायमेंशन होती है वो आपको बतानी है कौन सी होती है। तो दोस्तों यानी कि इसको फॉर्मूले से यदि आप निकालेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको यानी दोनों को याद करवा देता हूँ। जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है और जो विद्युत फ्लक्स होता है, दोनों की यानी दोस्तों लगभग सेम होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा फर्क होता है। यदि वह उस फर्क के अनुसार यदि आप इसकी विमा ज्ञात करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी से होगी। दोस्तों एक तो याद रखना आप 22-21 से, और एक याद रखना यानी 13-31 से। तो ये जो हमारी विमा होती है दोस्तों, ये तो हमारी क्या होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है। और जो ये वाली विमा होती है, ये हमारे जो हमारा विद्युत फ्लक्स होती है इसकी विमा होती है। और याद रखना इसके यानी शुरू वाले 2 प्लस के होते हैं और अंतिम वाले 2 माइनस के होते हैं। तो इस प्रकार से M1L2 T-2 A-1 होती है, ये तो हमारी यानी चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है। और दोस्तों हमारी M1L3 T-3 और A-1 होती है, वो हमारी जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होती है उसकी विमा होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि आप इसको फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं फाई का जो फॉर्मूला होता है हमारा B.A होता है। और हम सभी जानते हैं जो बी की हमारी जो डायमेंशन होती है वो हमारी M1L0 T-2 और A-1 होती है। यदि इसको अपन L2 से भी यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा L2 हो जाएगा, और इसकी जो डायमेंशन में प्राप्त होती है वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बताना आपको कि एक तांबे की वलय को क्षैतिज रखा जाता है तथा एक छड़ चुंबक को वलय के अक्ष की दिशा में गिराया जाता है। तो गिरते हुए चुंबक का त्वरण जब वह वलय के अनुसार गुजर रहा होगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास एक यानी तांबे की वलय है जिसको इस प्रकार से क्षैतिज रखा गया है, और एक यानी छड़ चुंबक है, उसको वलय की जो अक्ष है उसके यानी अनुदिश से उसको नीचे गिराया जाता है। तो गिरते हुए चुंबक का जो त्वरण है वो जब वह वलय से गुजरता है तो आपको बताना है उसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वह होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, यानी जी के बराबर होगा, या गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा यानी गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, या गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना यानी कि जो हमारा लेंस का नियम है वो हमें क्या कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंदर जो हमारी ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो यानी धारा उत्पन्न होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है कि यानी कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चुंबक है वो इस प्रकार से गिराई जाती है कि इसका एस वाला जो भाग है वो हमारा ऊपर की ओर है और नॉर्थ वाला नीचे की ओर है। तो दोस्तों यानी जैसे ही ये इसके ऊपर नीचे आएगी तो यानी कि दोस्तों इसके अंदर इसके यानी विपरीत आने वाला सिरा उत्पन्न होगा, यानी कि एस एन वाला सिरा उत्पन्न होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों के मध्य यानी प्रतिकर्षण होगा। यानी दोस्तों यह चुंबक यानी कि इसकी ओर आ रही है, लेकिन जो हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होगा वो हमारा क्या करेगा, इसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी दोस्तों यह यानी यदि मुक्त रूप से नीचे गिरती तो इसका गुरुत्वीय त्वरण हमारा जी होता, लेकिन अब इसके यानी ऊपर की ओर एक यानी बल यानी कार्य कर रहा है। तो इस बल के कारण क्या होगा, इसका जो त्वरण होगा वो जी से हमारा कुछ कम हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जब एक वलय के अंदर यदि एक यानी छड़ चुंबक को गिराया जाता है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण से कम प्राप्त होता है। यानी सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इससे कम क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यानी जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो क्या करेगा, इसको ऊपर करने की यानी कोशिश करेगा, यानी कि यह इसके पास आ रही है तो यह इसको दूर करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके ऊपर एक ऊपर की ओर बल लगेगा। तो ऊपर की ओर बल लगेगा कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा उससे कम प्राप्त होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गुरुत्वीय त्वरण से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला।
अब हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि लेंस का नियम निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है। यानी दोस्तों हमारा जो ई का यानी हमें दिया हो कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और जो फाई है वह है फेरो में यानी चुंबकीय फ्लक्स है, और एन क्या है कि फेरो की संख्या है। तो आपको बताना है कि जो ई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो याद रखना जो ई का फॉर्मूला जो फेराडे के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है वो माइनस के एन डी फाई अपॉन में डी टी होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक चुंबक है कुंडली की ओर पहले तो शीघ्रता से और दूसरी कंडीशन में धीरे धीरे लाया जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं जो प्रेरित आवेश है वह क्रमशः होंगे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा ये एक यानी कुंडली है उसके अंदर यानी एक चुंबक को इसके पास लाया जाता है। पहले तो इसको यानी यानी स्पीडली यानी दोस्तों यानी बिल्कुल तेज गति से लाया जाता है, और दूसरी कंडीशन में क्या लिया जाता है उसको धीरे धीरे लाया जाता है। तो हमें क्या बताना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है एवं जो प्रेरित आवेश हैं वो यानी कब ज़्यादा होंगे या कब कम होंगे। तो याद रखना दोस्तों हमारा जो ईएमएफ होता है तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि माइनस के एन डी फाई अपॉन में डी टी होता है। यानी दोस्तों यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। यानी यदि इसको अपन शीघ्रता से लाएंगे तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो यानी जल्दी होगा, यानी डी फाई अपॉन डी टी का मान अधिक होगा। यदि इसको धीरे धीरे लाएंगे तो यानी कि जो ई एम यानी डी फाई अपॉन डी टी का मान होगा वो हमारा कम होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होगी वो हमारी कम होगी। तो यानी कि पहली स्थिति में जो हमारा ईएमएफ होगा हमारा अधिक होगा, तो जो विद्युत वाहक बल होगा वह प्रथम स्थिति में अधिक होगा। ये में दो ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसके दोनों राइट हो सकते हैं। तो अपन बात करते हैं प्रेरित आवेश की। तो दोस्तों याद रखना जो प्रेरित आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एन की आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, ये हमारा कितना होता है माइनस का एन, ये हमारा होता है डी फाई अपॉन में आर होता है। यानी दोस्तों यह समय पर निर्भर नहीं करती है यदि ये इसको शीघ्रता से लाया जाए या धीरे धीरे लाया जाए। जो हमारा आवेश का मान होता है यह केवल चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी पर निर्भर करती है, न कि परिवर्तन की दर पर। तो जो हमारा आवेश होगा वह दोनों स्थिति में समान होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये वाला, यानी प्रथम स्थिति में जो ईएमएफ होगा ये तुम्हारा अधिक होगा, और लेकिन जो हमारा जो आवेश है वो दोनों स्थिति में समान हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या बताना है कि चुंबकीय अभिवाह है यानी फ्लक्स का मात्रक होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसकी यूनिट कौन सी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर, हेनरी या एम्पियर मीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं जो हमारे चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है वेबर होती है, और इसकी एक यूनिट हमारी क्या होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होती है। तो यहाँ से मैं वेबर दिया हुआ तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 10th क्वेश्चन है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी आंकी क्वेश्चन है, और बहुत ही यानी हाई लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यानी यदि आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले के अंदर बस आपको मान रखना आना चाहिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि एक परिपथ से जुड़ी 2 ओम प्रतिरोध की कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में यानी 0.2 सेकंड में 2 वेबर से 10 वेबर हो जाता है, तो इस अंतराल में कुंडली से प्रवाहित आवेश होगा। यानी दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारी कोई एक यानी कुंडली है उसका जो प्रतिरोध हमें ये दिया हुआ है, और 2 सेकंड में इसका जो यानी चुंबकीय फ्लक्स है वो इतना चेंज हो रहा है, तो हमें बताना है कि प्रवाहित आवेश कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस के एन डी फाई अपॉन में आर होता है। दोस्तों याद रखना जो ई का फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है कि माइनस के एन डी फाई अपॉन में डी टी होता है, यानी यह समय पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो आवेश होता है उसके अंदर नीचे प्रतिरोध होता है, यह समय पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर 0.2 सेकेंड आपका कोई भी काम में नहीं आएगा। और एन का मान दोस्तों यहाँ पर एक ही दिया हुआ कि हमें एक ही कुंडली जुड़ी हुई है, तो एन का मान यहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ से यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो डी फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है 2 से 10 हो रहा है, तो यानी 8 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 2 घटाएंगे तो, और प्रतिरोध आपको कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 है। यानी दोस्तों हमारा जो इतने यानी 0.2 सेकंड के अंतराल में जो प्रवाहित आवेश होगा वो आपका कितना होगा 4 कूलाम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपको यदि फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले के अंदर यानी इसके जो मान है वही हमें इनपुट करने हैं और कैलकुलेशन हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बताना कि लेंस का नियम उपयोग होता है। दोस्तों आपका जो लेंस का नियम होता है वो आपको बताना कि उसका उपयोग किस यानी किस चीज़ में होता है, स्थिर वैद्युत में होता है, लेंसों में होता है, या सिनेमा स्लाइडों में होता है, या EMI यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है। तो याद रखना जो विद्युत यानी हम सभी जानते भी हैं, यानी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो लेंस का नियम होता है वह विद्युत चुम्बकीय परिणाम में काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में क्या होता है ना कि फैराडे का नियम किसके सड़क से संबंधित है। दोस्तों याद रखना, जो फैराडे का नियम है और जो लेंस का नियम है, ये दोनों ही हमारे यानी कि यदि पूछा जाए कि किसके यानी संरक्षण से आधारित हैं, तो याद रखना ये हमारे आधारित होते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है। यानी दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है उसके अंदर यानी दोस्तों अपन यानी इस चुंबक को यदि कुंडली के पास ला रहे हैं, तो जितनी एनर्जी अपन इसको यानी पास लाने में लगाएंगे यानी उतनी ही एनर्जी हमारी जो यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्राप्त हो जाती है। यानी जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है हमारी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, संरक्षित रहती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जैसा चित्र में दिखाया गया है, एक चुंबक को स्थिर कुंडली की ओर तीव्र चाल से लाया जाता है, तो इस कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित दिशा तथा प्रेरित आवेश ई आई तथा क्यू है। यदि चुंबक की चाल दोगुनी कर दी जाए तो असत्य कथन है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि यानी कि यह कुंडली आपको दिखाई गई है और इसके अंदर इस चुंबक को लाया जाता है। इसको यानी मान लेते हैं पहले v वेलोसिटी से लाया गया है, तो इसके जो हमारा विद्युत वाहक बल E है एवं जो धारा है वो I दी हुई है और आवेश वो क्यों दिया हुआ है। यदि इसको अपन इसकी ओर यानी दुगनी स्पीड यानी 2v से लाएंगे, तो आपको बताना है कि जो हमारा यानी कौन सी राशि हमारी बढ़ेगी, कौन सी राशि कम होगी। यानी कि जो आपको 4 कथन दिए हुए हैं उनमें से असत्य कथन कौन सा है यह आपको बताना है। पहला कथन क्या दिया हुआ है कि E बढ़ जाती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि E का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस के एन डी फाई अपॉन में dt होती है। जिससे ही यानी इसके फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ जाती है, यानी दोस्तों इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ई का मान हमारा बढ़ जाएगा, और यदि ई का मान बढ़ रहा है तो हमारी धारा भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों यानी कि जो हमारा आवेश का फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो माइनस के डी फाई अपॉन में आर होता है। यानी यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों आवेश हमारा यानी कि पहले के बराबर ही होगा, यानी यह परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करती, यह केवल उस चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी पर ही निर्भर करती है। तो हमारा क्यू का मान नहीं बढ़ेगा बल्कि क्यू यानी नहीं बदलता है। तो इसका यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा यानी कि कथन राइट है। तो हमें असत्य कथन पूछा गया तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ये वाला, यानी क्यू का मान हमारा नहीं बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें दिया हुआ बढ़ जाता है, तो एक्चुअल में क्या होगा यानी कि यह नहीं बढ़ता, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य कथन। अब आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में चुंबकीय अभिवाह बढ़ाकर 10 से 60 वेबर हो जाता है, तो यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान होगा। यानी हमें क्या बताना है कि वही आवेश निकालना। तो आवेश का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि माइनस के एन डी फाई अपॉन में आर होता है। तो यहाँ पर यानी चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले 10 था और फिर कितना हो गया 60 है, यानी कितना परिवर्तन हुआ है 50 है। एन का मान यहाँ पर भी हमें 1 दिया हुआ, यानी कि कोई भी हमें इसका मान नहीं दिया हो तो इसका मान 1 रखा जाएगा। और ओम का मान प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है 100। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाता है, 5 को यदि अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 0.5 है। यानी दोस्तों कुलाम में हमें निकालना, तो यानी 0.5 कुलाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि दो भिन्न भिन्न यानी दो भिन्न तार के लूप यानी समकेंद्रीय हैं, एक तल में स्थित हैं। बाहरी लूप में धारा दक्षिणावर्त है तथा समय के साथ बढ़ रही है, तो अंदर के लूप में प्रेरित धारा होगी। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास इस प्रकार से यानी को दो कुंडली हैं, वो यानी एक यानी समकेंद्रीय हैं और क्षैतिज यानी तल में रखी हुई हैं। दोस्तों हमारा जो बाहर वाली कुंडली है उसके अंदर जो धारा वो आपकी दक्षिणावर्त है, यानी इस प्रकार से यानी क्लॉकवाइज है। तो आपको बताना कि जो अंदर वाली कुंडली होगी उसके अंदर जो हमारी प्रेरित धारा होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि वह भी यानी दक्षिणावर्त होगी, वामावर्त होगी या शून्य होगी, या उस दिशा में जो लूप की त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करती हो। यानी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यदि इसके अंदर धारा हमारी दक्षिणावर्त हो रही है, तो यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमारा किधर होगा, यदि अपन यानी दाएं हाथ की जो हमारी अंगुली है उसको यदि अपन अंगूठा उसका नीचे की ओर करते हैं, जो अंगुलियों का घुमाव होता है हमारा इस प्रकार से होता है। तो यानी इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स हमारा नीचे यानी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर नीचे की ओर है तो यह इसका अपोज करेगी। यदि इसका अपोज करेगी तो दोस्तों इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी हमारी यानी वामावर्त हो जाएगी। तो याद रखना हम सभी जानते हैं कि जो हमारा लेंज का नियम है क्या कहता है कि जो हमारा जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह उस कारण के यानी विरोध करती है, उसका अपोज करती है जिसके कारण उसे उत्पन्न किया जा रहा है। तो दोस्तों यह दक्षिणावर्त धारा के यदि कारण उत्पन्न हो रही है तो इसके अंदर जो धारा हो जाएगी हमारी वामावर्त होगी। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या दिया हो कि संकलन चित्र में यदि दंड चुंबक को दो लूपों ए और बी के साथ यानी उभयनिष्ठ अक्ष के अनुदिश
तीर की दिशा में चलाया जाता है तब। यानी दोस्तों आपको दो कुंडलियां दी हुई हैं ए तथा बी, और जो चुंबक है उसको तीर के डायरेक्शन में चलाया जा रहा है, तो आपको बताना कि केवल ए में धारा प्रेरित होगी, यानी ए तथा बी दोनों में यानी प्रेरित धारा होगी, यानी सेम डायरेक्शन में होगी, या केवल बी में होती है, या दोनों के अंदर प्रेरित होगी लेकिन विपरीत डायरेक्शन में होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर इस यानी चुंबक को इधर ले जाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एस वाला भाग है और इधर लेकर के जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि दोस्तों यानी कि यह इसको दूर यानी ढकेलने की कोशिश करेगी, यानी इसके अंदर इसके समान यानी जो हमारा अक्ष है वो उत्पन्न हो जाएगा, यानी एस उत्पन्न होगा। तो एस उत्पन्न होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, दक्षिणावर्त होगी। दोस्तों इस कुंडली की यदि अपन बात करते हैं तो यह चुंबक इससे दूर जा रही है, तो यह कुंडली क्या चाहेगी कि दोस्तों इसका अपोज करेगी दूर जाने का, इसको पास लाने की कोशिश करेगी। तो यदि पास लाने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर यानी यदि यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी यानी विपरीत यानी जो हमारा यानी दोस्तों जो अक्ष होता है वो हमारा उत्पन्न होगा। यदि यहाँ पर एन है तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, एस उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा कि विपरीत के मध्य आकर्षण होगा, यानी कि यह दूर नहीं जा पाएगी, यानी कि इसका अपोज करेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोनों कुंडलियों के अंदर जो हमारी धार होती है वो हमें दक्षिणावर्त यानी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोनों के अंदर ही धारा यानी हमारी उत्पन्न होगी और जो उनकी डायरेक्शन होगी वो हमारी सेम होगी, यानी दोनों के अंदर यानी सेम डायरेक्शन यानी दोनों उत्पन्न होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर में क्या बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह नियम किसके अनुसार है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा कोई एक यानी इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक या कोई कुंडली है, यदि वह गतिमान हो तो उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है, यह किस नए नियम के अनुसार उत्पन्न होता है यह आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो याद रखना दोस्तों हमारा जो फेराडे का नियम है उसी के अनुसार इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कोई यानी एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर कोई यदि चालक यानी गतिशील है यानी गतिमान अवस्था में है तो इसके अंदर यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह हमारा उत्पन्न होता है फेराडे के नियम अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या बताना है कि किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल के परिरण के लिए संबंध चुंबकीय फ्लक्स है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारी कोई एक कुंडली है उसके अंदर हमें यानी कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराना है, तो उसके लिए आपको बताना है कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान घटना चाहिए या घट सकता है या बढ़ सकता है, या नियत रहना चाहिए या बढ़ना ही चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ईएमएफ का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला माइनस के एन डी फाई अपॉन में डी टी होता है। यहाँ पर हमें दोस्तों यह नहीं कहा गया कि इसका मान यानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बल्कि हमें मतलब किससे कि यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो इसका मान घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, यानी केवल इसके अंदर नहीं परिवर्तन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी घटने से भी उत्पन्न होता है, बढ़ने से भी उत्पन्न होता है, और नियत रहने पर ये हमारा उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने के लिए नियम होता है। यानी दोस्तों हमें क्या बताना है कि जो हमारा यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके अंदर जो हमारी ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो आपको बताने कि कौन से नियम के ज्ञात की जाती है। तो हमने बताया था कि दोस्तों हमारे इसका जो मान ज्ञात करने में काम में लिया जाता है या परिमाण ज्ञात करने में काम में लिया जाता है तो वो हमारा फेराडे के नियम होता है, लेकिन जब डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी हो तो डायरेक्शन के लिए काम में लिया जाता है लेंस का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, यह नियम है। तो दोस्तों ये नियम मैंने आपको बताया था कि हमारा लेंस का नियम होता है, यानी दोस्तों इसके द्वारा क्या की जाती है, जो हमारी विद्युत धारा है उसकी डायरेक्शन ज्ञात की जाती है। यानी विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर इस प्रकार से होती है कि वह जिसके कारण उत्पन्न हो रही है उसी का अपोज करती है। तो इस प्रकार से जो डायरेक्शन में ज्ञात करने का काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है लेंस का नियम, और जो मान ज्ञात करने में लिया जाता है वो फेराडे का नियम। तो यहाँ से इसका राइट हो जाएगा लेंस का। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो डेल्टा टी समय में परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश क्यों होगा। यानी दोस्तों हमें क्या बताना कि आपका यानी कोई यानी प्रतिरोध दिया हुआ है आर, उसके यानी यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो प्रवाहित कुल आवेश क्यों का फॉर्मूला आपको बताना कौन सा होगा। तो मैंने क्यों का फॉर्मूला आपको कई बार नोट कर रहा है दोस्तों, हर बार नोट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दो फॉर्मूले हैं इस वीडियो को देखने के दौरान आपको बिल्कुल रट जाए यानी बिल्कुल याद हो जाए, जिससे कि आप
आपको यानी एग्जाम में को कन्फ्यूजन ना रहे। तो क्यू का फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि यह माइनस के एन डी फाई अपॉन में आर होता है दोस्तों, यानी कि जो हमारा ई होता है उसके अंदर तो डी फाई अपॉन में डी टी होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डी फाई अपॉन में आर होता है। तो यहाँ पर आपको कहाँ दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर कुंडली का जो यानी स्फेरों की संख्या उसका मान 1 रखा गया है। तो इस प्रकार के जो क्यू का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन में आर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा 22 का क्वेश्चन है। 22 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दो समअक्षीय छल्लों में विद्युत धारा समान दिशा में बह रही है। छल्लों की दूरी बढ़ाने पर प्रत्येक छल्ले में विद्युत धारा। दोस्तों हमें क्या होता है ना कि जो हमारे दो छल्ले हैं इस प्रकार की समअक्षीय हैं यानी समान अक्ष पर हैं, और उसके अंदर जो धारा है वो भी हमारी सेम डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। यदि इसको अपन एक दूसरे से दूर लेकर के जाते हैं तो आपको बताने कि इसके अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो हमारी बढ़ेगी घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी यानी अपर्याप्त जानकारी है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि जब यानी इन छल्लों को दूर दूर लेकर के जाएंगे तो इसके कारण दोस्तों जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इस कुंडली के कारण इसके अंदर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा चेंज होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर यानी हमारी कोई एक यानी धारा उत्पन्न होगी यानी धारा प्रेरित होती है। तो वह प्रेरित धारा दोस्तों यानी कि इन इसी के डायरेक्शन में होगी। तो जो हमारे धारा का मान होता है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो धारा है वो हमारी बढ़ जाएगी। अब हमारा 23 का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि कक्ष की दीवार से सटाकर एक यानी धातु की रिंग यानी चिपकाई जाती है। जब एक चुंबक को यानी एन ध्रुव रिंग के यानी निकट लाया जाता है तो रिंग में यानी प्रेरित धारा होगी। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से एक कुंडली है, इसके अंदर यानी यदि एन वाला ध्रुव पास में लाया जाता है तो इस कुंडली के अंदर आपको धारा बतानी है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो दोस्तों याद रखना, यदि इसको एन ध्रुव को इसके पास लाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यही इसको दूर करने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर भी हमारा एन ध्रुव ही उत्पन्न होगा, यानी एन उत्पन्न होगा। तो यानी एन उत्पन्न होगा, इसकी तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज यानी वामवर्त। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी इसका अपोज करेगी, इसको दूर जाने की कोशिश करेगी। यदि इसको दूर यानी भेजने की कोशिश करेगा यानी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामवर्त। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही यानी आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दिया कि किसी एक कुंडली के साथ संबंध चुंबकीय फ्लक्स 5 वेबर यानी जो वेबर है वो आपको ये दिया हुआ है, इस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। तो चौथे सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यानी दोस्तों आपको फाई का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो हमारा ईएमएफ होगा वो कितना होगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आप जानते हैं कि डी फाई अपॉन में डी टी होता है। तो हमारी इसका जो फाई है दोस्तों इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा ई हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो 8 का 8 8 दूनी 16 टी प्लस के 3t का अवकलन करेंगे तो हमारा टी हो जाएगा। और हमें क्या होता है कि चौथे सेकंड में टी का मान अपन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यदि 16 गुणा 4 प्लस के 3 ये कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 और 64 3 हमारा कितना हो जाएगा 67। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमें फाई दिया हुआ इस फाई का यदि अपन टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस इक्वेशन का तो हमें ये प्राप्त होगा। चौथे सेकंड में आपको पूछा गया तो टी का मान 4 रखेंगे तो आपका कितना प्राप्त होता है, 67 प्राप्त हो जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल ए नोट है एक चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत रखी है जिसका मान समय टी में बी नोट से 4 बी नोट हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा कोई एक कुंडली है उसका क्षेत्रफल आपको ए नोट दे दिया है और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यानी बी से लेकर के 4 बी यानी हो जाता है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो विद्युत वाहक बल का मान होगा वो कितना होगा। दोस्तों पहले इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा बी नोट है। तो यहाँ पर जो हमारा φ1 का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, बी नोट ए हो जाएगा। और φ2 यानी दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है इसका यानी 4 बी टू हो जाता है। तो φ2 का मान आपका कितना हो जाएगा 4 बी नोट ए और ए नोट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो डेल्टा यानी डेल्टा फाई होता है जो डी फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स में वो परिवर्तन कितना हो रहा है 3 ए नोट बी नोट हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो ई इक्वल टू का जो फॉर्मूला होता है वो डी फाई अपॉन में डी टी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी फाई का मान आपका कितना हो जाएगा 3 ए नोट बी नोट हो जाएगा और डी टी का मान है टी सेकेंड में दिया हुआ तो यहाँ पर समय का मान हो जाएगा टी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो 25 क्वेश्चन है इसके पहले वाले 25 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आपको यानी कमेंट करके बताना है। और दोस्तों हमारी जो अगले 25 क्वेश्चनों की वीडियो है वो यहाँ पर आपको दोस्तों सजेस्ट कर रही होगी, यहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यानी अपन मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ और भी अन्य सीरीज़ों में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।